ओम क्रांति कुंज गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनटीए, यूजीसी, नेट और जेआरएफ क्या होते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल एजुकेशनल सिस्टम था और उस गुरुकुल सिस्टम में जितनी भी शिक्षा होती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलती कैसी थी शिक्षा प्रणाली? समाज जो है गुरुकुलों को पैसा देता था, समाज के सब लोग पैसा देते थे। उस दान राशि से गुरुकुल चलते थे और सब विद्यार्थी बच्चे उसमें पढ़ते थे, चाहे कोई गरीब का हो चाहे अमीर का हो, सब एक जगह पढ़ते थे। और माँ बाप को किसी विद्यार्थी के बारे में ये चिंता नहीं करनी पड़ती थी अपने बच्चों के बारे में कि भाई ये पढ़ेगा नहीं या पढ़ नहीं पाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं था, क्योंकि सब लोग जिसके पास जितना धन था उसी अनुसार वो गुरुकुलों का सहयोग करता था और सबके बच्चे उसमें पढ़ते थे। तो एक सामाजिक सौहार्द भी बना रहता था। और इस बच्चे को भी जब ये पढ़ लिख करके बड़ा होता, जब इसकी समझ बढ़ती या जब एक किसी मुकाम पर ये पहुंचता, तो इसको भी ध्यान रहेगा कि मैं समाज के सहयोग से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, समाज ने सहयोग किया, गुरुकुल में दान दिया, इस वजह से मैं पढ़ा हूँ और यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो मैं भी समाज के लिए कुछ ईमानदारी से काम करूँ। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता था कि निःशुल्क शिक्षा होना इसलिए आवश्यक है ताकि सामाजिक कर्तव्य का बोध इंसान को बना रहे। अगर वो पैसे के लिए जूझता रहे, उसकी परिवार आर्थिक स्थिति के कारण से अपना पढ़ा ना पाए अपने बच्चे को, और क्या पता वो बच्चा ब्रिलियंट हो, है ना, श्रीनिवासन की तरह से, महान गणितज्ञ श्रीनिवासन, और वो पढ़ ना पाए, तो समाज की हानि है इसमें। उस परिवार की या उस बच्चे की हानि नहीं है, उस समाज की हानि है जो इतना बेहतरीन मस्तिष्क वाला बच्चा केवल पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाया और इस देश को, इस समाज को और इस पूरी दुनिया को कोई नया रास्ता या नया रिसर्च, नया शोध या नई चीजें नहीं मिल पाई। तो इसमें सबकी हानि मानी जाती थी। अगर एक बच्चा बिना पढ़े हुए रह गया तो सबकी हानि है इसमें। क्यों? हमें क्या पता कौन कितनी संभावनाएं लेकर के पैदा हुआ है जीवन में। तो ये तर्क दिया जाता था। तो इसी सिमिलर से तर्क के आधार पर भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है यूजीसी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। यूजीसी की जिम्मेदारी होती है पैसा देना। किसको पैसा दिया जाएगा? कि भाई कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई करना चाहता है, उस विद्यार्थी को पैसा दिया जाए ताकि वो अपने ढंग से रिसर्च करे और ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करे और इस समाज में, देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे। लेकिन उसको ये छात्रवृत्ति या ये पैसा धनराशि प्राप्त करने के लिए एक एग्जाम से गुजरना होगा। उसको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी पहले। जब ये पात्रता सिद्ध कर लेगा तो इसको धनराशि दी जाएगी। तो यूजीसी का जो मेन काम है वो है पैसा देना। तो यूजीसी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में यूजीसी कह देते हैं, इसकी मुख्यतः दो जिम्मेदारियां, पैसा देना एक तो मुख्य है और दूसरा कोऑर्डिनेशन बनाना। कॉलेज के बीच में, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और भारत सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी इसी संस्था का है। लेकिन ये पैसा देने से पहले क्या करती है? नेट का एग्जाम कराती है और जो उस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, यानी कि जिनका जेआरएफ हो जाता है, जो फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनको तो धनराशि दी जाएगी और बाकी को धनराशि नहीं दी जाएगी। तो पहले एग्जाम कराने की जिम्मेदारी भी यूजीसी के पास ही थी। ये टेस्ट कराती थी जिसको नेट परीक्षा कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो एलिजिबल होती है। ये परीक्षा पास होने के बाद विद्यार्थी किसी भी भारत के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा सकता है, एडमिशन ले सकता है रिसर्च का कार्य के लिए जो उसकी विषय से संबंधित हो, और भारत के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसे विषय से संबंधित कहीं पर वैकेंसी निकली हुई है तो वहां भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन भारत सरकार ने यूजीसी से ये जिम्मेदारी इसकी हटा करके ये जिम्मेदारी, परीक्षा लेने वाली जिम्मेदारी, परीक्षा की जिम्मेदारी एनटीए को सौंप दी। एनटीए की नाम की एक संस्थान अलग से बनाई गई जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कि टेस्ट लेने की पूरी जिम्मेदारी अब इसी संस्था की है। यही है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, है ना, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के साथ परीक्षा को आयोजित करेगी और उस परीक्षा के आधार पर ही यूजीसी जो है
किसी को एलिजिबल मानेंगे जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी के एडमिशन के लिए। जो नेट का एग्जाम है अब एनटीए करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब एनटीए करवाता है और उसी के आधार पर सर्टिफिकेशन मिलता है यूजीसी से, या स्कॉलरशिप मिलती है यूजीसी से। तो नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम उसको बोला जाता है। इस एग्जाम में हमने बताया कि जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो किसी ने जेआरएफ किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए माना जाता है और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल होता है। लेकिन जो जेआरएफ नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और केवल पीएचडी। जेआरएफ उनको नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है अगर कहीं निकले हुए हैं तो फॉर्म वगैरह। तीसरी कैटेगरी है पीएचडी ओनली, कि इसमें ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है, ना ही उसको जेआरएफ मिलेगा, केवल वो पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर फॉर्म निकले हुए हैं तो उसको वो कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, तीन कैटेगरी बना दी। जेआरएफ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी के एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल है। अगर किसी को केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, यानी कि नेट क्वालिफाई हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं, जिसका केवल नेट क्वालिफाई हुआ है, इसमें जेआरएफ क्वालिफाई क्वालिफाई करना, इसमें केवल नेट, नेट वाले में जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, यानी कि एडमिशन तो हो जाएगा पीएचडी में और कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली हुई है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ नहीं मिलेगा, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तीसरी कैटेगरी है पीएचडी ओनली, इसमें केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए जो वो एलिजिबल है, ना तो नेट के लिए माना जाएगा और ना ही वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगा। ये यहाँ पर तीन कैटेगरी बना दी गई। अब इसमें जो है, अगर हम बात करें अदर स्कॉलरशिप की, तो यूजीसी जो प्रोवाइड कराती है वो एक तो जेआरएफ हो गया, एक नेट के लिए एलिजिबल हो गया व्यक्ति, ये कैंडिडेट, या पीएचडी के लिए वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। दूसरी स्कॉलरशिप भी होती है इनके अलावा, जो इसी एग्जाम के आधार पर मिल जाती हैं। जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, जो एनटीए करवाती है, इसी एग्जाम के आधार पर ये स्कॉलरशिप मिलती है, अलग से एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि एक है एनएफएससी, जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एनएफएससी की स्कॉलरशिप दी जाती है, सेम अमाउंट रहता है उसका भी। ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं ओबीसी, वो एनएफ ओबीसी वाली स्कॉलरशिप को पा सकते हैं, उनको मिलती है इसी एग्जाम के आधार पर, अलग से कोई एग्जाम नहीं देना। और जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये स्कॉलरशिप के लिए वही एग्जाम देना है जो नेट का एग्जाम होता है, केवल वही एग्जाम देना है, उसी के आधार पर ये एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप है, जैसे कि एक है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिनको जेआरएफ नहीं होता, एनएफएससी में नहीं आते, एनएफ ओबीसी में भी नहीं आते, वो एनएफ पीडब्ल्यूडी में भी नहीं वो आते हैं, तो उनको दूसरी स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर वो अप्लाई करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, पीएमआरएफ जिसको बोलते हैं। और आईसीएसएसआर डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप, ये भी मिल सकती है। और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, कोई अगर किसी परिवार में केवल एक ही बच्चा है और वो लड़की ही है, तो उसको भी ये रिसर्च फेलोशिप मिलती है पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, केवल अगर लड़की है तो, है ना? तो ये स्कॉलरशिप भी इसके अलावा दी जाती है। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप अमाउंट की, तो जो पहले स्कॉलरशिप अमाउंट था वो कितना था, जो अब चेंज हो गया है। पहले का स्कॉलरशिप अमाउंट में हम फेलोशिप, तीन चीजें मिलती है, एक तो फेलोशिप मिलती है, एक कंटीजेंसी होता है और एक एचआरए होता है। और कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिजिकल या विजुअल डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए अलग से होता है, एस्कॉर्ट्स और रीडर असिस्टेंट्स के रूप में, है ना, उनके लिए अलग से होता है। बाकी सब के लिए तीन चीजें मिलती है, एक तो फेलोशिप मिलती है, कंटीजेंसी मिलती है और एक एचआरए मिलता है।
फेलोशिप में जो पुरानी जो अमाउंट थी वो 31,000 रुपये पर मंथ थी 2 साल के लिए, जब आपका जेआरएफ का पीरियड होता है। 2 साल जेआरएफ के माने जाते हैं और 3 साल एसआरएफ होता है। ये दोनों मिलकर के 5 साल की स्कॉलरशिप होती है। 2 साल तक तो 31,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, फिर बाकी के जो 3 साल बचेंगे उसमें 35,000 रुपये पर मंथ मिलता है। कंटीजेंसी 10,000 रुपये पर एनम, ये पर मंथ है, ये पर एनम है, फॉर इनिशियल 2 ईयर। जेआरएफ का जो 2 साल का समय है उसमें प्रत्येक वर्ष में 10,000 रुपये कंटीजेंसी के मिलते हैं। कोई आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, कहीं आप सेमिनार में जाते हैं, कहीं वर्कशॉप में जाते हैं, उसकी फीस आप पेमेंट करते हैं, या अपनी बाइक में या स्कूटी में या जो भी पेट्रोल आदि डलाते हैं, है ना, या फोटोकॉपी करवाते हैं, पेन पेंसिल खरीदते हैं, कीबोर्ड खरीदते हैं, माउस खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है। आपका लैपटॉप खराब हो गया रिसर्च करके दौरान, तो आपको अपना लैपटॉप रिपेयर कराना है, अपना मोबाइल रिपेयर कराना है, अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, वाईफाई लगवाना है, उन सारी चीजों का खर्चा जो है आपको 10,000 रुपये पर मंथ पर ईयर दिया जाता है। 2 साल में 20,000 रुपये होता है। लेकिन जब आप एसआरएफ में आ जाते हैं तो वही आपको 10,000 की बजाय 20,500 यानी कि 10,500 रुपये और बढ़ जाते हैं। 1 साल के 20,500 रुपये मिलते हैं आपको। ऐसे तीनों साल मिलते हैं 20,500, 20,500, 20,500 ऐसे मिलते हैं 20,500। फिर इसमें एचआरए होता है। एचआरए ये गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होता है। नॉर्मली माना जाता है कि जितनी फेलोशिप है उसका 9% जो होता है एचआरए होता है ना। यानी मान लो आपकी 31,000 मान लो फेलोशिप हो गई, तो 31,000 का आपको 9% मिलेगा, लगभग 2,790 रुपये हो जाता है। ये चेंज हो जाता है, आप किस प्रदेश में किस जगह पर आप जो है अपनी पीएचडी या रिसर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। नॉर्मली ये 9% माना जाता है। लेकिन आप अगर आप दिल्ली में कर रहे हो, कोई महंगा प्रदेश है जहां पर आपको रहने में और ज्यादा खर्चा आता है, तो वहां सरकार ज्यादा पैसा देती है। जैसे मान लो उत्तराखंड में आप रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो, है ना, जहाँ सरकार का ये मानना है कि भाई यहाँ पर चीजें सस्ती हैं, रूम वगैरह आराम से सस्ते रेट में मिल जाते हैं, तो वहाँ पैसा कम रहता है। कहीं ज्यादा पैसा लगता है शहरों में, तो वहां पैसा ज्यादा मिलता है एचआरए का। ठीक है, लगभग 9% ये होता है। ये हमने बात की पुरानी स्कॉलरशिप की। लेकिन ई स्कॉलरशिप को रिवाइज कर दिया गया, अचानक से नोटिफिकेशन आया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो जेआरएफ थी वो 31,000 थी पहले, अब 37,000 हो गई है। एसआरएफ में 35,000 मिलता था पहले, अब 42,000 मिलता है। ठीक है, ऐसे रिसर्च एसोसिएट के लिए भी बढ़ गया, रिसर्च एसोसिएट 2, 3 लेवल तीनों के लिए बढ़ गया। तो मेनली ये आपका 6,000 रुपये इसमें बढ़ गए और 7,000 रुपये एसआरएफ के बढ़ गए, पर मंथ बढ़े। ये नोटिफिकेशन आया, इसमें आप देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर में लगभग आया था, ये 2023 अक्टूबर में आया था। और अक्टूबर में आया था और इन्होंने कह दिया कि ये जो इफेक्टिव होगा, ये जो बढ़े हुए अमाउंट जो होंगे वो 1 जनवरी 2023 से मान्य होंगे। यानी कि जिनका मान लो अक्टूबर आ गया, अक्टूबर तो आपका ये लगभग 10वां महीना हो गया, इससे पहले का जितना भी अमाउंट है जो आपका बढ़ गया है वो भी आपको मिलेगा, और वो भी सबको मिला। ठीक है, तो ऐसे भी नियम आते हैं कि जरूरी नहीं है कि आज कोई नियम बनाए तो उससे आगे ही लागू होगा, पहले में वालों को भी कंसिडर कर लिया गया इसमें। तो जेआरएफ का अमाउंट 31,000 पर ईयर पर मंथ से बढ़ा करके 37,000 पर मंथ हो गया, 35,000 से बढ़ा करके 42,000 हो गया एसआरएफ। सेम ऐसे ही सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले स्कॉलरशिप जो है उसके लिए भी सेम अमाउंट है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, स्कॉलरशिप सबकी सेम रहती है। चाहे एनएफएससी वाले हैं, चाहे एनएफओबीसी वाले हैं, चाहे सावित्रीबाई फुले वाले जो स्कॉलरशिप को पाने वाले हैं, सबके लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट सेम रहता है। कंटीजेंसी एचआरए सब सेम रहता है, कुछ अंतर नहीं आता, बस स्कॉलरशिप का नाम बदलता है, अंदर की सारी प्रक्रिया एज इट इज रहती है। ठीक है, तो ये आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट इस तरीके से बढ़ गया। अब ये मिलता कितने दिन के लिए है, जो कि हमने बताया आपको, 2 साल के लिए तो जेआरएफ होता है और 3 साल के लिए एसआरएफ होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अगर मान लो आपने अपनी पीएचडी जो है
पहले पूरी कर ली, है ना। आपका 5 साल के लिए स्कॉलरशिप था, आपकी पीएचडी होगी 4 साल में पूरी, तो आपको 4 साल तक ही मिलेगा बस ये, है ना। जो चीज पहले हो जाएगी, विच एवर इज earlier, जो चीज पहले हो जाएगी, अगर आपने पहले थीसिस सबमिट कर दी तो उसी दिन खत्म हो जाएगा, आगे नहीं मिलेगा। अगर आपकी थीसिस तो बाद तक चल रही है लेकिन आपके 5 साल पहले पूरे हो गए, तो फिर 5 साल तक ही मिलेगा। या तो स्कॉलरशिप का जो टाइम पीरियड है वो पहले खत्म हो जाए, या आपकी पीएचडी पहले खत्म हो जाए, रिसर्च वर्क पहले खत्म हो जाए, उसी दिन से ये बंद हो जाता है। मिलता ये 5 साल के लिए है ना। लेकिन मिल सकता है 5 साल के लिए, ऐसा बोलना चाहिए कि 5 साल के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर आपने पीएचडी सबमिशन कर दिया है तो फिर उस दिन से ये बंद हो जाता है। तो ये फेलोशिप का ड्यूरेशन रहता है। अब ये कैंसिलेशन भी हो जाता है, जो जेआरएफ है ये कई कारणों से कैंसिल हो जाता है। एक तो जैसे आप मिसकंडक्ट हो जाता है, कई कारणों से दुराचार करते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च वर्क, कि आपका जो रिसर्च कार्य है वो संतोषजनक नहीं लगे किसी को, है ना। और कैंडिडेट इज लेटर फाउंड इनएलिजिबल, कि बाद में पता लगे संस्था को या यूजीसी को कि आप इनएलिजिबल थे, आपने नेट तो क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ कर लिया, लेकिन आप में योग्यता नहीं है, आपने तुक्के से कर लिया, आप में कोई अयोग्यता वो देख लेते हैं, आपके काम से संतुष्ट नहीं होते, जो हर मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है, तो उसमें भी वो कैंसिल कर देते हैं। या कोई विद्यार्थी या कोई कैंडिडेट इज ऑलरेडी अवेलिंग स्कॉलरशिप फेलोशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, वो किसी और माध्यम से वो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है ऑलरेडी, एक समय पर दो छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती, है ना। या वो कैंडिडेट एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग द एमफिल या पीएचडी रिसर्च, वो कहीं जॉब कर रहा है, तो उस स्थिति में भी जो है जेआरएफ कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिलेशन के भी कुछ जो है रूल्स बताए गए, नियम बताए गए हैं। तो ये आपका नेट जेआरएफ के बारे में, यूजीसी नेट जेआरएफ एनटीए, इन सब के बारे में जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको बताई। अगर इससे रिलेटेड कोई आप क्या डाउट्स रह जाता है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, उसको अगली वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। और बाकी 3-4 वीडियो इसी के सीरीज में बनी हुई है, पहले उनको देख लें। अगर उनमें आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसका भी प्रयास किया जाएगा उत्तर देने का।